Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि CUET PG LLM की तैयारी 45 डेज में कैसे करें और अपना पेपर कैसे क्रैक करें। CUET PG का जो एग्जाम है आपका वो नेक्स्ट मंथ मार्च में हेल्ड होने वाला है। तो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया है कि अराउंड आपका हो सकता है कि स्टार्टिंग मार्च में वो मतलब मिड मार्च में आपका एग्जाम वो पड़े। तो लगभग हमारे पास 45 डेज कुछ बचते हैं। बीच में होली भी है तो होली के बाद ही शायद आपका एग्जाम पड़ेगा, लेकिन अराउंड मिनिमम आपके पास 45 डेज तो अभी भी हैं। तो इन 45 डेज में CUET PG क्रैक करने के लिए आप क्या कर सकते हो उसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इधर रहे हैं जिनके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, बिकॉज ऑफ विच वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे वो परेशान थे कि क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए कि हमारा पेपर क्रैक हो पाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि CUET PG का सिलेबस बहुत लेंथी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये रहा CUET PG LLM का बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप 45 डेज से ज़्यादा ही हमारे साथ जुड़ पाएंगे जब तक आपका पेपर नहीं आता। तो आप हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हो, उससे आपको राइट अप्रोच मिलेगा कि हाउ टू कंज्यूम टाइम फॉर योर CUET PG LLM प्रिपरेशन। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले तो CUET PG का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझना जरूरी है। ठीक है, आपको पेपर की प्रिपरेशन करनी है तो आपको एग्जाम का पैटर्न मालूम होना चाहिए, आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि MCQ बेस्ड यहाँ पे सवाल आते हैं। ठीक है, और आपके 75 क्वेश्चंस रहते हैं। तो MCQ बेस्ड यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नो डाउट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पेपर आपका सिंपल है। टफ इस एग्जाम को जो बनाता है चीज वो ये है कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे पूछी जाती है इस पर्टिकुलर पेपर में। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस लगता है हमें, है भी नो डाउट। और फिर क्या होता है कि हमें लगता है यार हम पढ़ के तो बहुत कुछ आए थे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, लेकिन ये पूछ तो बहुत कम रहे हैं। क्योंकि इतना सिलेबस है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है तो सीधी सी बात है एक सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बस इतना ही पूछेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है, अच्छा, लीगल कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, आपसे लीगली सवाल रहेंगे, लॉ वाला ही पेपर आता है इसमें। रीजनिंग वाला पेपर आपका हट चुका है, मैथ्स का पेपर, इंग्लिश का पेपर हट चुका है। कई लोग कंफ्यूज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं तो पूछते हैं कि ये भी पोर्शन आएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पिछले साल से ये पैटर्न हट चुका है। अब सिर्फ लॉ का ही पेपर आता है और लॉ में ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ पे एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आ जाता है कि मैम ओल्ड पढ़ें कि न्यू पढ़ें। तो जब आप सिलेबस पूरा का पूरा देखोगे डिटेल में, एनटीए ने जो प्रोवाइड कर रखा है वो ओल्ड क्रिमिनल लॉज ही पूछ रहे हैं, तो आपको अभी ओल्ड ही पढ़ के जाना है, आप नया नहीं पढ़ सकते हो जब उन्होंने अपना सिलेबस अपडेट नहीं किया है। ठीक है, तो आप ओल्ड ही पढ़िए, ओल्ड CRPC, ओल्ड IPC, ओल्ड एविडेंस एक्ट एंड बाकी LLM रिलेवेंट टॉपिक्स। यानी कि अगर मैं एक्सटेंसिव फॉर्म में कुछ सब्जेक्ट्स के आपको नाम बताऊं तो IPR पूछेंगे आपसे, आपसे टॉर्ट्स पूछा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंपनी लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, ADR आता है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, और व्हाइट कॉलर क्राइम्स पूछा जाता है, विमेन इन लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन वाले आपसे लॉस पूछे जाते हैं। उसके अलावा भी आपके क्लिनिकल कोर्स वाला कोर्स हो गया। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड ऑल, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो काफी है सिलेबस, तो नो डाउट काफी है। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, तो सीधी सी बात है, अब अगर आप पढ़ने बैठोगे 45 डेज में तो यू विल नॉट मेक इट। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि अब हम बैठ के पढ़ते हैं। सबसे बेस्ट तरीका इस टाइम पे जो होता है वो होता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं की एरियाज पे बात करूं तो की एरियाज जिस पे आपको फोकस करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, इसके अलावा आप इंटरनेशनल लॉ ले सकते हो, बहुत ज्यादा हो सकता है ना करें क्योंकि NTA है, तो NTA का दिमाग क्योंकि IPR से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछता है NTA UGC नेट के पेपर में, तो हो सकता है यहाँ पे भी वो आपसे पूछ ले IPR बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके अलावा जो आपसे चीजें ज्यादातर पूछी जा सकती हैं वो आपका होगा एविडेंस और CRPC। मतलब इसमें तो कम क्या होता है, इसमें तो जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं,
लास्ट ईयर्स में अगर आप चेक करो तो। और करंट लीगल डेवलपमेंट्स पे आपको ध्यान देना है। करंट लीगल डेवलपमेंट्स पे अब ये केस लॉज उस तरीके से आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं जैसे क्लैट पीजी में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। रिसेंट में कौन से केसेस आए हैं, जैसे सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रियो वाला केस आया था, फिर बिल्किस बानो का केस एक आया था, उसके बाद यू हैव SC/ST एक्ट पर जो आपका दविंदर सिंह स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। तो कुछ जो लैंडमार्क केसेस होते हैं ना वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमें ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये ऑब्वियस होता है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर अमेंडमेंट्स, जो हाल ही में अमेंडमेंट्स हो रखे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यू हैव टू क्रिएट अ 45 डेज स्टडी प्लान। ठीक है, अब ये 45 डेज स्टडी प्लान कैसे क्रिएट होगा, तो इसके लिए आपको प्रॉपर, मतलब एक हिंट आपको दे रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। अब जैसे सीधी सी बात है, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत ही आप खतरनाक तरीके से नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी पड़ेगी बेसिक चीजों की। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको एक दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप डेली बेसिस पे 2 घंटे पढ़ो और हो जाएगा, नहीं, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि कोई भी चीज आप जब क्वेश्चन लगाओगे, अगर आप क्वेश्चन भी लगाने बैठोगे, अगर 100 क्वेश्चन आपको एक दिन में लगाने हैं तो 100 क्वेश्चन को लगाने में आप 2 घंटे ले लोगे। ठीक, उसके बाद आप उसको एनालाइज करने में 2 घंटे ले लोगे, फिर आप उसको पढ़ने में 4 घंटे ले लोगे, तो ऐसे ही आपका हो गया। तो 8-10 घंटे तो मिनिमम है जो कहीं नहीं जा रहे हैं। अब डेली टास्क आपका क्या होना चाहिए कि अगर आपको पढ़ना भी है, आपको लगता है यार मैं सीधे क्वेश्चन कैसे लगा लूं, ठीक है, मैं सीधे क्वेश्चन लगा ही नहीं पाऊंगा, तो आप बहुत ब्रीफ में पढ़ो। आप 2 से 3 टॉपिक हर रोज पढ़िए, बहुत ही ब्रीफ में पढ़िए, कंप्लीट करिए, या ज्यादा पढ़ लीजिए, 10 टॉपिक पढ़ लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक्स कर लो थोड़ा थोड़ा। और फिर आप MCQ प्रैक्टिस करो, हर एक जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके बाद उस टॉपिक पे क्वेश्चन लगा लो। इससे क्या होगा, डन एंड डस्टेड वाला काम हो जाएगा। आपको जितना पता था आपने पढ़ लिया और आपने उसी से रिलेटेड सवाल लगा लिए, तो आपको क्या हो जाएगा कि मुझे ठीक है, अब मुझे पता है ये टॉपिक मुझे आता है या नहीं आता है, या मुझे इस पे और कितना काम करना है। वो बिल्कुल इमीडिएट एनालाइजेशन वाली टेक्निक होती है जिसमें आपने तुरंत पता कर लिया। आपको वेट नहीं करना है कि पहले मैं पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन लगाना शुरू करूंगा, फिर मैं देखूंगा मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, तो इतना टाइम आपके पास नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर उसके बाद आप नोट्स जरूर करिए, बनाइए। ठीक है, जब भी आप MCQ भी लगा रहे हो, आप जब पढ़ रहे हो, पहली बात तो जब आप पढ़ते हो तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, भले आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए, आप एक टॉपिक को भले 5 लाइन में बनाइए, लेकिन आपके पास उस 5 लाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड लिखी होनी चाहिए, कुछ तो लिखा होना चाहिए। जब भी पढ़ोगे, अब सीधी सी बात है, एक किताब है, पूरी एक किताब से अगर आप उठाओगे एक कोई टॉपिक, तो बार बार आप कंपटीशन के लिए आपके लिए पॉसिबल नहीं है आप उस टॉपिक को उठा उठा के पढ़ो, क्योंकि जब आपके पास इतना वाइड सिलेबस है तो एक पर्टिकुलर लॉ की किताब उठा के आप खाली उसी को रिवाइज नहीं कर सकते हो। आपके पास बहुत छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए जो आखिरी के 10-15 दिन में आप रिवाइज करोगे। और जब आप MCQ लगाओ तो उसी टॉपिक से रिलेटेड जो MCQ है, जो आपको लगता है कि आपको कुछ नया पता चला, आप वहीं पे उसको भी लिख लो। इससे क्या होगा, आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डजेंट मैटर आप कितना बड़ा हो कितना छोटा बना रहे हो। ठीक, फिर 3rd और 4th वीक में आपको डेप्थ और प्रैक्टिस पे काम करना है। क्या मतलब हुआ ये, मतलब ये हुआ जब आपने एक बेसिक चीजें समझने लग गए आप, तो अब थोड़ा सा डीप में जाइए, अब थोड़ा सा टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो कि और थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वाला आपके अंदर होना चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाओ। तो डेली टास्क आपका वीक 3rd और 4th में ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें, और कम से कम एक मॉक टेस्ट आप डेली लगाएं और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें। और फर्स्ट 2 वीक्स में आपने जो भी पढ़ा था आप उसको रिवाइज करते हुए चलो। ये ना हो कि जितना पढ़ लिया पीछे भूल गए, आगे बढ़ गए, फिर पढ़ लिया फिर भूल गए, फिर आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं करना है। जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ के जाना है। जब आखिरी के कुछ दिन में हम तैयारी करते हैं ना, तो उतने दिन में हम सॉलिड प्रिपरेशन करते हैं कि हमको कोई टक्कर ना दे पाए। ठीक है, मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान में रखो। वीक 5 और 6 जो होगा वो आपका पूरा का पूरा रिवीजन और मॉक टेस्ट ही होगा। अब आप कहोगे कि अभी तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आपको लगेगा कि मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाओ, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो टॉपिक आपको आता है चलो आप आगे बढ़ गए, आपको नहीं आ रहा है तो आपने जाके उस टॉपिक को पढ़ लिया। इस टेक्निक से क्या होगा, आपने ये भी देख लिया मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, और जो नहीं आता था वो आपने कवर भी कर लिया। ठीक, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी ये है कि शॉर्ट नोट्स हम रिव्यू करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिव्यू करेंगे, और की केस लॉज और लीगल प्रिंसिपल्स को मेमोराइज करेंगे। ठीक है,
शॉर्ट नोट्स को आपको अपने रिवाइज करते रहना है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है बेयर एक्ट पे बहुत फोकस करना है, और जो भी मेन आपके केस लॉज हैं उसको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा केस लॉ पे ध्यान ना दे पाओ तो कोई बात नहीं, सीयूईटी पीजी के लिए केस लॉज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंडमार्क केसेस इंपॉर्टेंट है तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और लीगल प्रिंसिपल्स। मॉक टेस्ट की बात करो तो 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट आपको हर एक हफ्ते लगाना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हफ्ते में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। एग्जाम कंडीशंस में बैठिए, जितने देर का पेपर है, जितने क्वेश्चंस लगाने हैं उतना ही करके देखो, उससे आपको पता चलेगा व्हाट इज योर टाइम मैनेजमेंट एंड व्हाट इज योर एक्यूरेसी। इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप उस पर काम करोगे। अब जब बहुत लेंदी सिलेबस होता है तो उस केस में हम लोग हाई स्कोरिंग एरियाज पे फोकस करते हैं। आपको टॉपिक्स कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे जो हमेशा से बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉज है, जूरिस्प्रूडेंस है, प्रॉपर्टी लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट्स है। ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको तो आप स्किप करोगे ही नहीं, करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। जैसे मैंने कुछ लिख रखा है, अब इस पे तो आप बिल्कुल स्पेशल अटेंशन आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा है, अगर आप कुछ और थोड़ा ध्यान देना चाहोगे तो वो कॉर्पोरेट कर लेना, क्योंकि एनटीए का फेवरेट है कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट पे भी पूछता है। एनटीए जो सबसे ज्यादा सवाल पूछता है ना, वो लिटरली मैं बता रही हूँ कॉर्पोरेट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 रहता है जिसपे उनका रहता है सवाल, ठीक। और कॉर्पोरेट में भी स्पेसिफिकली आईपीआर की बात कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल इग्नोर मत करो। सीयूईटी पीजी के प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करिए, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा, और जो अक्सर टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न आपको समझ में आएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सिलेबस दे रखा है एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे, डिटेल में पूरा सिलेबस दिया है। जो टॉपिक मेंशन करे हैं बस वही टॉपिक पढ़िए, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ट्रेंड को एनालाइज करिए, इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करो और उस हिसाब से अपना कंप्लीट करो। स्मार्ट रिसोर्सेज यूज करने हैं आपको। स्मार्ट रिसोर्सेज का मतलब क्या है, आप रिलायबल स्टडी मटेरियल पे जाइए। अब आप कहोगे किताब पढ़ने का तो टाइम है नहीं मैम, कोई बात नहीं, किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन कभी कभार जब हम गलत करते हैं कुछ तो उसको रेफर करने के लिए किताब चाहिए ना, पर सही पढ़ने के लिए तो किताब चाहिए ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में यू ऑलवेज हैव एमपी जैन, जैन पांडे। एमपी जैन इज वेरी लेंदी, जैन पांडे आपको थोड़ी सी ब्रीफ मिलेगी। आईपीसी में यू हैव रतन लाल, धीरज लाल, ठीक है। और भी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको सूट करे, आप वो देख सकते हो, आपके पास होगी भी पहले से। जूरिस्प्रूडेंस में एनवी परांजुपे है, वीडी महाजन है, अगेन जो आपको सूट करे, ठीक है। और बेयर एक्ट तो होना चाहिए। ये मैं एग्जाम्पल्स बस दे रही हूँ आपको। आप इसी तरीके से, कहने का मतलब ये है कि आपको ये ना लगे कि अब टेक्स्ट बुक कौन उठाएगा, टेक्स्ट बुक उठाने वाली बात नहीं है। अब जो बात है वो ये होती है कि हमारे पास जो भी रेलेवेंट मटेरियल है हम उसको यूटिलाइज करें। अगर हम कहीं पे भी फंस रहे हैं किसी क्वेश्चन पे तो उस टॉपिक को जाके बुक में ढूंढना है और उतना ही टॉपिक में बस उतना ही पढ़ना है जितना उस टॉपिक से रेलेवेंट है, फालतू का आगे पीछे का नहीं। इससे क्या होगा कि आपने रेलेवेंट जगह से पढ़ा है तो आपको डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस बुक्स में कई बार ऐसा होता है कि आंसर्स गलत होते हैं, तो आपको क्रॉस चेक करना जरूरी है। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि आंसर एकदम सही दिया होगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली का शेड्यूल बनाइए, ठीक है। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, जैसा कि मैंने आपसे कहा 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो मॉर्निंग में आप 4 से 5 घंटे बैठ सकते हो अर्ली मॉर्निंग में, उसमें आपको चीजें याद भी बहुत अच्छे से होंगी और थोड़ा शांति रहती है तो हम लोग पढ़ पाते हैं। नए टॉपिक्स आप लोग मॉर्निंग में पढ़ो, ठीक। नए टॉपिक्स जो भी है, क्योंकि फ्रेश फील करते हैं, एग्जॉस्टिव नहीं रहते हैं। रात का सो के उठे होते हैं तो बहुत ही फ्रेश फील करते हैं। तो जब भी कुछ नया करना होता है ना तो वो मॉर्निंग में करने के लिए बेटर होता है। आफ्टरनून में थोड़ा सा लेथार्जिक लगता है हर किसी को, मौसम भी ऐसा है कि अभी लगेगा कि थकान है, नींद आ रही है, तो इस टाइम पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन मेक्स यू अवेक, ठीक है। प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस करना होता है वो आपको जगाए रखता है, वो आपको सोने नहीं देता है, क्योंकि दिमाग चल रहा होता है बहुत तेज। फिर इवनिंग में आप रिवीजन करो, क्योंकि इवनिंग तक थोड़ा सा हम लेथार्जिक और हो जाते हैं, हमारी बॉडी थकने लग जाती है ना, तो कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है, तो नया मत पढ़ो। इवनिंग में क्या करो, रिवाइज करो और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, मतलब जो भी चीजें गलती करी है उसको पढ़िए और जो आप पढ़ते अभी तक आए हो उसको रिवाइज करो। इससे क्या होगा, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी होगी, एकदम प्रॉपर अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं ये आपसे नहीं कह सकती हूँ कि आज के समय में अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो आपका नुकसान नहीं है, बिल्कुल होगा नुकसान। अपडेटेड होने का मतलब ये होता है जो भी रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही, ये हमेशा मैटर नहीं करता है कि हम जो कुछ पढ़ के जा रहे हैं हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा,
मैटर ये करता है कि हमें क्या लगता है कि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़िए, लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में पढ़िए, अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़िए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेबसाइट्स वगैरह रेफर करिए, जैसे लाइव लॉ है, सीसी ऑनलाइन है, बार एंड बेंच है, ये सब जजमेंट्स के लिए आप रेफर कर सकते हो। जो भी डेवलपमेंट हो रहा होता है आप उसके बारे में यहाँ से पढ़ के अपडेट रह सकते हो। फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आपको क्या करना है, यू हैव नीड टू प्रैक्टिस आंसरिंग द क्वेश्चंस विद इन टाइम लिमिट्स। ठीक है, जो भी आपको टाइम प्रोवाइड करा जाता है उसी टाइम लिमिट में आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है कि हाँ भाई इतना टाइम है तो इतनी टाइम में मुझे 75 क्वेश्चन लगाने हैं। टेक्निक्स डेवलप करिए रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट करने की। एलिमिनेशन टेक्निक जिसको कहते हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू रीच द करेक्ट आंसर। आप जब भी 4 आंसर में सही आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, आप गड़बड़ कर जाओगे। जब आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करोगे ना तो वो आपको सही आंसर तक पहुंचाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखिए कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। जब एलिमिनेट करके हम सही आंसर पे जाते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट नाउ, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है तो आपको बहुत ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा स्टडी सेशंस के बीच में छोटा छोटा ब्रेक, बर्नआउट अवॉइड करने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था कि आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। जैसे पोमोडोरो टेक्निक मैंने आपको क्लैट के केस में भी बताई कि 25 मिनट्स आप पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ठीक है, हाँ क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो, जब आप अगर एग्जाम कंडीशंस में बैठ के कर रहे हो तब तो ब्रेक मत लो, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। ब्रेक लेने का मतलब ये है कि हाँ आप थोड़ी देर स्टॉप सॉल्विंग योर क्वेश्चंस काम कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। लेकिन पढ़ने के लिए आप बर्नआउट अवॉइड करने के लिए थोड़ा छोटा ब्रेक ले सकते हैं। 25 मिनट बैठिए, पढ़िए अच्छे से, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, टहलिए, घूमिए, पानी पीजिए, फिर 25 मिनट बैठिए। तो इस तरीके से क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, आपको ये भी नहीं लगेगा, बोर्डम भी नहीं लगेगा कि अरे मैं पढ़ के थक गया, मैं क्या कर रहा हूँ, और आपको चीजें याद रहेंगी, समझ आती रहेंगी। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव नाउ। ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखना पड़ेगा और आपको एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आप जो भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आपको उस पर कहीं ना कहीं बिलीव करना है। और एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड रखने का मतलब ये है कि अगर अब आप इस मोमेंट पे परेशान रहोगे, लास्ट मोमेंट पे बच्चे परेशान हो जाते हैं, अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं, कैसे होगा कैसे होगा, कोई बात नहीं ना। अगर 100% अभी करने को बाकी है तो 100% में अभी इतना टाइम है कि 60% कर सकते हो। क्या पता 60 इतना अच्छा कर ले जाओ कि आपको कोई टेंशन ही ना हो, आपका पेपर निकल जाए। तो मेक श्योर कि बहुत अच्छे से तैयारी करिए, जितना करिए उतना सॉलिड करिए और सब कुछ करने के चक्कर में मत पड़िए। ठीक, और अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने प्लान पे फोकस करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम दूसरों से जब कहीं ना कहीं कंपेयर करने लगते हैं तो हम खुद को डीमोटिवेट कर देते हैं। कई बार लोग जानबूझ के हमारे सामने इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि वो हमको डीमोटिवेट कर देते हैं। आपको दूसरों को नहीं देखना है। अब आप पीछे तो जा नहीं सकते हो, अब आपके पास आज से जितना टाइम है आप उतने टाइम में ही अपना काम कर सकते हो। तो आप उतने टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो और आपका पेपर निकलेगा। जो मैं उन लोगों के लिए भी बता देती हूँ थोड़ी सी चीजें, जैसे जो लोग पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तो अगर आप पहले से अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप सिर्फ क्वेश्चन लगाने पे ध्यान दीजिए। और अगर आपका सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हुआ है अब आप क्वेश्चन ही लगाइए। आप सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चंस लगाने पे फोकस करिए। उससे क्या होगा कि आप एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर पाओगे, आपको ये तो लगेगा ना कि हाँ इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आने की संभावना है। क्या पता आप पढ़ाई के चक्कर में ऐसे टॉपिक पढ़ते रह जाओ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो एग्जाम में शायद पूछे भी ना। क्वेश्चन लगाने से हमें ये पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे थे वो हम सही पढ़ रहे थे कि गलत, कुल मिला के डायरेक्शन पता चलती है। ठीक है, तो अब आप जितने भी लोग हैं, चाहे आप शुरू से कर रहे हैं, चाहे आप पहले से कर रहे हैं, चाहे आप थोड़े टाइम पहले से कर रहे हैं, आपको अब क्वेश्चंस लगाने पर ही ध्यान देना है और मॉक्स लगाने हैं और एनालाइज करना है, दैट्स इट। आपका फोकस क्या क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, और आपका क्या फोकस होना चाहिए, पीवाईपी हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गया, और रिवीजन। ठीक है, बस यही आपका फोकस होना चाहिए और ऐसे करके आपको अपना कंप्लीट करना है तैयारी। ठीक है,
और अगर अभी भी आप परेशान हैं, आपको लगता है कि आप नहीं खुद से कर पाओगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड msing10। इस कोड को यूज करके यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑन दिस बैच। अगर आप ऐसे हैं जो क्लैट पीजी या एलिट पीजी की तैयारी करना चाहते हैं 2026 में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इसके लिए। यहाँ पे हमारी 250 प्लस लाइव आवर्स होंगे, 10 प्लस मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। सो डोंट फॉरगेट कि अगर आपको करना है तो बिना डिले करे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पे कोड यूज करना मत भूलिएगा msing10। प्लस क्लासेस में बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं क्या होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। पहली बात तो आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करोगे, आपको सारे क्लासेस मतलब सारे क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज ये है, हम डेली लाइव क्लासेस करवाते हैं। थर्ड है ये कि लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम करवाते हैं। फोर्थ है हम स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो कराते हैं। फिफ्थ हम इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस होता है। और सिक्स्थ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होता है, जो आप बेझिझक क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स इसी चैनल पर मिलेंगी। मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस भी लेती हूँ, उसकी अपडेट्स भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, और यूट्यूब सेशंस की तो आपको मिल ही जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि CUET PG से रिलेटेड काफ़ी सारे फ्री सेशंस मैं आपको यूट्यूब पे भी कराने वाली हूँ, और स्पेशल क्लासेस भी करवाने वाली हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपके एग्जाम में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप पसंद आया होगा वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।